हेलो तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंसिडर करते हैं एक टर्म दैट इज एंथैल्पी चेंज। मैंने थर्मोकेमिस्ट्री के टर्म्स को शुरू किया था तब आपको एंथैल्पी बताया था। व्हाट इज द मीनिंग एंथैल्पी? एंथैल्पी एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन, ये सभी टर्म्स हुए थे। ये सब होने के बाद फिर मैंने एंथैल्पी चेंज का रिलेशन डेरिवेशन बताया था, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी में आपने बताया था कि ये कौन से स्टेट के लिए, बोले फॉर स्टेट ऑफ सिस्टम। लेकिन स्टेट ऑफ सिस्टम तीन प्रकार की होती थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये इक्वेशन पूरा का पूरा वैलिड किसके लिए था? तो ये इक्वेशन वैलिड था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज कम्प्लीटली वैलिड फॉर गैसियस स्टेट, but for solid and liquid state the term p delta v is insignificant, and that's why the only term we have, that is delta h equal to delta u। कौन से स्टेट के लिए? करेक्ट, गैसियस स्टेट के लिए। कौन सा टर्म? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इतना ही टर्म आपको कहाँ मिलेगा? दैट इज ओनली इन केस ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। फिर हम लोगों ने पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी लिखा था, याद है ना सभी टर्म्स? जनरली इस इक्वेशन के ओवर हम लोग आए थे। थोड़ा सा रिवाइज करें, ज़्यादा टाइम पास ना करें, क्योंकि आपके पास फिर रिवाइज करने के लिए है कोई तो इलाज है। आप फिर रिवाइज कर सकते, तो इस बोलने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ठीक है, इक्वेशन को यूज किया था। फिर मैंने बताया था दिस इज द इक्वेशन वी जस्ट यूज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब दैट इज फॉर सिस्टम। ये सिस्टम के लिए था। फिर ये सिस्टम जनरली आप बोलोगे सर जनरल सिस्टम दैट इज सेड टू बी अ प्रोसेस एज वी कंसीडर, उसके लिए। लेकिन वही अगर हम लोग गैसियस स्टेट के लिए यूज करें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जैसे गैसियस स्टेट के लिए वैलिड होता है, वैसे पी डेल्टा वी की जगह मैं अगर डेल्टा एनआरटी यूज करूँ तो मेरा इक्वेशन ऐसे बनेगा। और अगर ये इक्वेशन गैसियस स्टेट के लिए अगर मैं रिएक्शन के लिए यूज करूँ तो मैं बोलता हूँ कि डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू के बराबर रहेगा, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ग्रेटर रहेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से छोटा रहेगा। कब? ये टर्म अगर आप बोलोगे सर तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू, डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एन लेस देन जीरो। फिर आगे डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू अगर आप बोलोगे सर ये तब रहेगा जब डेल्टा एन जीरो रहेगा, मतलब एन पी इक्वल टू एन आर होगा। ये पता है ना, एन पी इक्वल टू एन आर रहेगा, मतलब एन पी अपॉन एन आर इक्वल टू वन होगा। फिर आप बोलोगे सर एन पी ग्रेटर देन एन आर होगा, मतलब एन पी अपॉन एन आर ग्रेटर। क्या पूछेगा ये पता नहीं है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करें। सभी हो गए। फिर आगे मैंने बताया था कि इक्वेशन जनरली डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब रहेगा? तो ये थ्योरेटिकल टर्म है, जब ऐसी वैल्यू होगी, जब ऐसी वैल्यू होगी। लेकिन कभी कभी कोई इक्वेशंस अगर दिया है और उस इक्वेशन के लिए अगर आपको निकालने बोलता है तो फिर आपको इक्वेशन एक तो लिखते आना चाहिए, या दिए इक्वेशन से डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर मुझे बताओ डेल्टा एन का वैल्यू इस फॉर्मूले में कौन से स्टेट के लिए निकालोगे? गैसियस स्टेट के लिए। इसमें क्या सिलेक्ट करोगे? गैसियस रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट भी ओनली कंसीडर। समझ गए ना? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर आप मुझे क्या समझाओगे, या आप हम लोग क्या कंसीडर करने जाएंगे? तो जनरली फॉर अ केमिकल रिएक्शन वी जनरली कंसीडर एंथैल्पी चेंज। केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज को अगर निकालना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम डेल्टा एच इक्वल टू व्हाट, दैट इज समेशन ऑफ एच पी माइनस समेशन ऑफ एच आर, समेशन ऑफ एच पी माइनस समेशन ऑफ एच आर। एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन जनरली इक्वल टू समेशन ऑफ एच पी माइनस समेशन ऑफ एच आर। समेशन ऑफ एच पी माइनस समेशन ऑफ एच आर मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा एच मिलेगा। समझ गया ना? इसके प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व किए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले से डेल्टा एच जो मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। क्या बोलोगे रे? एंथैल्पी चेंज। एंड दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलोगे? हीट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्सॉर्ब। हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्सॉर्ब कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्या मिलेगा? एंथैल्पी चेंज। तो आप हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? हीट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज। ठीक है। अब वो एंथैल्पी चेंज किस तरीके से फॉर्मूले से निकालोगे? डेल्टा एच इक्वल टू एच माइनस एच आर। अभी आपके जो डेरिवेशंस वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे उसको जस्ट ये फॉर्मूले को सिर्फ याद करें। अभी आप बोलोगे सर एंथैल्पी चेंज मैंने निकाला और इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा इसमें प्रोडक्ट एंथैल्पी और रिएक्टेंट एंथैल्पी मुझे लगेगी।
लेकिन जब ये निकालेंगे तो फिर आप बोलोगे सर रिएक्शन दो प्रकार की होगी, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालेंगे, लेकिन एंथैल्पी चेंज अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा एच की एक तो पॉजिटिव आएगी, या तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, या तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आएगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आती है मतलब एंथैल्पी चेंज जीरो है, और एंथैल्पी चेंज कोई केमिकल रिएक्शन का जीरो है, इसका मतलब आपको उसको फिजिकल चेंज बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने बोला था डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। बात है नहीं आज सॉल्यूशन की, थोड़ा सा इधर कंसीडर करें कि टर्म्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। तो डेल्टा एच का वैल्यू जीरो मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं, हो फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है तो उस वक्त आप बोलोगे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। थोड़ा सा ट्रैक पे लिंक पे रहे। एंथैल्पी चेंज देख रहे थे, एंथैल्पी चेंज किसके लिए? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्सॉर्ब। हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्सॉर्ब मतलब क्या होगा? दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आएगी। जीरो जब आएगी तो क्या बोलोगे? बोले सर वो आइडियल सॉल्यूशन मिक्सचर होगा। सॉल्यूशन मिक्सचर होगा मतलब क्या होगा? फिजिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन तो क्या होगी तो क्या होगा? डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर Hp ग्रेटर देन Hr होगा, है ना। Hp माइनस Hr डेल्टा एच, तो Hp ग्रेटर देन Hr मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कैसी होगी रे? एंडोथर्मिक होगी। क्योंकि जब आपकी रिएक्शन में क्या होने वाला है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ने वाली है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव आएगा। Hp ग्रेटर देन Hr, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव आ रहा मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कैसी है? लेस है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी अगर कम है, इसका मतलब रिएक्शन होते वक्त अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, मतलब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। प्रोडक्ट बनते वक्त एनर्जी लिबरेट होती है, उसकी एनर्जी कम होती है तो बाहर जाती है, ट्रांसपोर्ट टू द सराउंडिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो फिर आप बोलोगे सर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट स्टेबल है, स्टेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही तो आप बोलोगे अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, ये सभी टर्म्स आपको पता है। तो आप डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव इस प्रकार से ख्याल रखें और फिर आप बोलोगे सर इस टर्म को तो समझ रहे ना। हीट ऑफ रिएक्शन, उसकी वैल्यू दो प्रकार की आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मतलब Hp ग्रेटर देन Hr, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव मतलब Hp लेस देन Hr। फिर स्टेबल प्रोडक्ट का, अनस्टेबल प्रोडक्ट का, क्लियर। डेल्टा एच का वैल्यू जीरो रहेगा तो क्या होगा? तो मिक्सचर रहेगा सर, केमिकल रिएक्शन होगी, कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा, मतलब यहाँ नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। सिंपल, तो ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आप बोलोगे सर ये सभी टर्म्स आप मुझे बता रहे हो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल पार्ट और थर्मल पार्ट, उसको क्या बोलोगे? तो एक टर्म इसमें जो मैंने बताया था या आपने सुना था, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है, इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को आप थोड़ा सा याद करें। क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन? जनरली केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी लिबरेट होगी और एब्सॉर्ब, ठीक है ना। अगर इस केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है थर्मोकेमिस्ट्री, तो जो इक्वेशन लिखने पड़ेगा उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि C plus O2 gets converted to CO2 plus 393 किलो जूल। ध्यान रखना है ना, C सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, और उसके बाद इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। ये हमारा कौन से प्रकार का इक्वेशन होगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बन रहा प्लस 393 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही। इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी मिल रही है आपको। इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे इस प्रकार से, C plus O2 gets converted to CO2, इसमें डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव 393 लिखेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो आपके रिएक्शन का डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव आता है। कैसे आता है? नेगेटिव। तो आप उसको लिखोगे कैसे? तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे या तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखा, इस इक्वेशन को ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन में केमिकल पार्ट है, कौन से पार्ट है? केमिकल पार्ट है, और केमिकल पार्ट के साथ थर्मल पार्ट भी मेंशन किया है। वो थर्मल पार्ट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो
तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं होगी, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए, व्हाट इज सेड टू बी द रूल वगैरह। तो रूल तो मैंने आपको बताया था कि आप जो रूल यूज करने वाले हो, रूल कौन से यूज करोगे, जो रूल केमिकल इक्वेशन के लिए लिखे थे ना वही वो रूल है। अलॉन्ग विद दैट वी जस्ट कंसीडर 2 और 3 मच मोर रूल, और वो रूल में एक रूल ऐसा है कि हीटिंग पार्ट शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम लोग बोलेंगे गैसियस स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड ऑलवेज मेंशन बिकॉज दे मे मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, जरूरी है। तो आपका इक्वेशन वैसे एक्सोथर्मिक था, और उस इक्वेशन को आपने हीटिंग पार्ट ऐसे दिखाया था, यहाँ प्लस दिखता है, लेकिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज जस्ट रिटन लाइक दिस माइनस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे रहे, निगेटिव। निगेटिव डेल्टा एच देख के आप रिएक्शन को कैसे बोलोगे, या रिएक्शन कैसे बोलोगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें, थर्मोकेमिकल इक्वेशन ठीक है, थर्मोकेमिकल डेल्टा एच वैल्यू। कुछ लोग बोलेंगे डेल्टा एच वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव, ऐसे टर्म्स आते हैं। देखो बेटा बहुत छोटे छोटे टर्म्स है इसमें, तो एक बार थ्योरी को रिवाइज करके अपने खुद के टर्म्स बना के रखें कि सर मैंने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा, थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने एंथैल्पी पढ़ा, एंथैल्पी चेंज के इक्वेशन को पढ़ा, इक्वेशन को पढ़ने के बाद एंथैल्पी चेंज मतलब हीट ऑफ रिएक्शन होती है। हीट ऑफ रिएक्शन अगर होती है तो हीट ऑफ रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, ये मैंने देखा। जीरो एंथैल्पी चेंज मतलब वो रिएक्शन नहीं हो, मिक्सचर है, और फिजिकल रिएक्शन है सर, फिजिकल रिएक्शन को मैं मिक्सचर बोलूँ, ये मेरे कंपाउंड बनते हैं। जनरली डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होगा, निगेटिव हो तो क्या होगा सर, सो मेनी क्वेश्चंस आ गया। जैसे आप रिवाइज करो, उसके बाद अगर आप बोलोगे सर ग्राफिकली कोई बोले, तो ग्राफिकली जनरली एक बात देखो, एक कर्व मैंने निकाला है, थोड़ा क्लियर करें, आपने इस कर्व को देखा सा लगता है आपको तो अच्छी बात है। इस एक्सिस पे क्या आ रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये हमारा टाइम एक्सिस मान के चलो ना टी, तो यहाँ पे है एंथैल्पी एच। अब देखो ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी HR है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ना HP है। फिर रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा दिखती है, रिएक्टेंट की कम है, तो इसमें डिफरेंस जो है वो डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR अगर निकालूं तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब ये रिएक्शन कौन से प्रकार में आएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी। कौन सी थर्मिक रिएक्शन आएगी, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे एंथैल्पी एक्सिस है, तो ये आपका टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, टी लिखता हूँ छोटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इतनी है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी इतनी है, HP। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये डिफरेंस क्या देगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR है, प्रोडक्ट की एनर्जी HP है, रिएक्टेंट की एनर्जी HR है, HP माइनस HR में HP छोटा दिखता है आपको, है ना। इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू कैसे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव मतलब ये रिएक्शन कौन से प्रकार की होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब आपके कर्व जो आपने निकाले, इस कर्व में जनरली आपका रिएक्टेंट यहाँ था, और प्रोडक्ट तक जाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, थोड़ा एक बार और देखें, काइनेटिक्स में हम लोग एक बार फिर देखेंगे कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तक जाने के लिए वो एनर्जी एकदम लिबरेट नहीं कर रहा, वो पहले वो एनर्जी गेन करके इस जगह पहुंचता है, याला काय म्हणतो आपण, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को हम लोग उसकी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, दैट इज HT, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। तो अब ट्रांजिशन तक पहुंचने के लिए जनरली आप बोलोगे सर इस आपके रिएक्टेंट ने क्या किया, रिएक्टेंट ने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और वो एनर्जी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलोगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज HT माइनस HR इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ई एक्टिवेशन। तो फिर आप बोलोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी, फिर रिएक्टेंट से ट्रांजिशन तक पहुंचने के लिए अब आपका एक फॉरवर्ड पाथ है, अब ये प्रोडक्ट सेकंड पाथ है ना। तो प्रोडक्ट फॉरवर्ड पाथ से अगर हम लोग नॉर्मल पाथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एंड देन, तो आप बोलोगे सर ट्रांजिशन एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब की। लेकिन अगर यही रिएक्शन A से B तक पहुंच रहा हो, तो एनर्जी उसने कितनी एब्जॉर्ब की, बोलो HT माइनस HR। लेकिन अगर वो B से A तक आए तो ट्रांजिशन कितना बनेगा रे, इतना बड़ा बनेगा, मतलब
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक कर्व है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड पाथ में ए कन्वर्ट इनटू बी ट्रांजिशन, ई एक्टिवेशन इज लेस। लेकिन बी से ए जब आए तो ओ रिएक्शन, एक कंडीशन देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट एनर्जी इतना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में अगर ऐसे आए तो ये बनेगा आपका कौन, रिएक्टेंट, ये बनेगा प्रोडक्ट। इसकी एनर्जी कैसी है, कम है, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी। इसका मतलब एक बात जरूर ध्यान रखना, इस कर्व को देख रहे या समझ रहे तो, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम, एंडो में एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम लगती है तो बैकवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। इतना याद करके रखे, आगे फिर प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम तो बहुत है इसमें, कंडीशन देखो, कोशिश करें अपने टर्म्स को क्लियर करके रखे। तो आपने एंथैल्पी चेंज को समझा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, थर्मोकेमिकल इक्वेशन जान सकोगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव कहाँ रहेगा, एक्सो में रहेगा। फिर Hp माइनस HR वैल्यू नेगेटिव आती मतलब क्या होगा, Hp माइनस HR वैल्यू नेगेटिव मतलब डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या होगा, रिएक्शन एक्सो की एंडो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल कि अनस्टेबल, स्टेबल, डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव, Hp ग्रेटर देन HR कि Hp लेस देन HR, डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव मतलब Hp लेस देन HR, Hp लेस देन HR मींस स्टेबल प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक ने स्टेबल प्रोडक्ट दिया, एंडोथर्मिक अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये सब कोई डाउट नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन जानोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन ठीक है, मुझे ये बताना था, एंथैल्पी चेंज ठीक है, क्लियर। आपका एक फार्मूला होगा। इस फार्मूले तक आने के बाद फिर थोड़ी सी भाषा हम लोग बोलते हैं कि सर एक्चुअली मुझे बताओ ये हीट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन एक बार करो। हीट ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज, that is the difference between enthalpy of product and enthalpy of reactant is called as heat of reaction, delta H value negative positive। अब आप बोलोगे सर एक सारी सी बात बताओ कि मेरे पास 4 रिएक्शंस हो रही, there are 4 different types of reactions are performed। तो एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं सर कि ये चारों रिएक्शन की एनर्जी सेम नहीं रहती सर, वो डिफरेंट रहती है। why the energy of the 4 different reactions are different? 4 डिफरेंट रिएक्शन की एनर्जी डिफरेंट कैसे रहती है, ये सवाल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं एक सिंपल सा आंसर दूं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टेट पे डिपेंड करता है वो, और रिएक्टेंट की स्टेट या प्रोडक्ट की स्टेट पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के बाद इट डिपेंड्स ऑन एलोट्रोपिक फॉर्म। बहुत सारे टर्म्स है, एक बात देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दैट। अगर एक सवाल आप मुझे पूछोगे तो इस सवाल में मैंने बहुत सारी बातें बतानी है कि एक स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है एलोट्रोपिक फॉर्म। आप बोलोगे एक्सप्लेन करोगे कैसे, हाँ ठीक है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करोगे तो सर C plus O2 gets converted into CO2, सिंपल सी भाषा, और इक्वेशन जानते हो, गैस। अब देखो बड़ा, कार्बन की स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन की स्टेट गैस है, CO2 की स्टेट गैस है, डेल्टा H का वैल्यू -393 किलो जूल, मतलब कार्बन का जलना इस वक्त एनर्जी इतनी लिबरेट होती है जब 1 मोल कार्बन पूरा जलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कार्बन का स्टेट गैस लिया तो कार्बन का गैस, ऑक्सीजन की भी गैस ली, और उसके बाद फिर CO2 बना। आपको लगता है CO2 बन चुका, लेकिन एक कंडीशन देखो, रिएक्टेंट की स्टेट सॉलिड थी और रिएक्टेंट की स्टेट गैस है। पहले सॉलिड स्टेट से अगर आप बोलोगे सर लिक्विड स्टेट में आना, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आना, मतलब उस कार्बन का सब्लिमेशन होना, और उसके बाद फिर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। यहाँ तो डायरेक्ट ही कार्बन गैसियस स्टेट, मतलब अगर मैंने कोल गैस यूज की, मैं यूज करता हूँ कोल गैस, या तो मैं बोलता हूँ कार्बन लिक्विड कोल टार। अगर मैं टार यूज करता हूँ, ये टार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए, सॉलिड कोक कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए, या कोल गैस कंबाइन हुए, CO2 तो सभी में मिलेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहेगी क्या, नहीं। H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू H2 हो रहा है। अब ये H2O सॉलिड है, फिर आप बोलोगे सर H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू H2O, उस पे स्टेट लिक्विड है,
और H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। यहाँ H2O की स्टेट गैस है। अब बोलो रिएक्टेंट की स्टेट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट की स्टेट अलग अलग है, एनर्जी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में कौन से स्टेट के वक्त ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी? तो आपका सवाल ऐसे रहेगा कि सर जब वो कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट में एनर्जी कम लिबरेट होगी। नहीं सर, गैसियस स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, गैसियस स्टेट की एनर्जी ज्यादा रहेगी, लेकिन जब आप बोलोगे सर वाटर का स्टीम बनेगा और स्टीम से अगर वो लिक्विड बनता है तो क्या करेगा? गैसेस से लिक्विड बनते समय अमाउंट ऑफ एनर्जी इज व्हाट? लिबरेट ना, कंडेंसेशन होगा। लिक्विड से सॉलिड बन रहा था और एनर्जी लिबरेट होगी। इसका मतलब कौन से स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्मेशन के वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? सॉलिड स्टेट के वक्त। इसका मतलब सॉलिड स्टेट के फॉर्मेशन तक एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, मतलब सॉलिड के पास बचेगा क्या? कम। और कम बचने की वजह से आप बोलोगे आपका सॉलिड कैसे बनेगा? स्टेबल बनेगा, जनरली बनेगा। कई सॉलिड स्टेबल नहीं होते, हम लोग एंट्रोपी की बात करेंगे। तो जनरली आप बोलोगे सर सॉलिड के फॉर्मेशन के वक्त हम लोग इतना बोलते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड स्टेट के फॉर्मेशन के वक्त जहां तक हम लोग बोलेंगे व्हाट इज दैट? अमाउंट ऑफ एनर्जी टिल सॉलिड स्टेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट इज मोर, सॉलिड स्टेट हैविंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉलिड की एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये सभी बातों को आपको याद करना है। आप बोलोगे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें ना साइंटिस्ट किरचॉफ का इक्वेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। जनरली एक ही चीज, कार्बन जल रहा है लेकिन वो ठंडी के दिन में जला उतना ही कोल गर्मी के दिन में जला, क्या लगता है? ठंडी के समय में 10 ग्राम कोल को जला दो तो आपको एनर्जी मिलेगी, बैठे रहोगे उसके पास। लेकिन वही गर्मी के दिन में अगर एनर्जी कोल जल रहा उतना ही, तो आप उससे दूर भागोगे। आप बोलोगे बहुत ही गर्म हो रहा। क्यों? क्या कोल ने ज्यादा एनर्जी देना शुरू कर दी? बोले नहीं सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। एक्चुअली सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा हीट, गर्मी लग रही है। Heat of the reaction depends on temperature. Temperature increases, heat of reaction increases. Temperature change increase, heat of reaction increase. This is Kirchhoff's equation. It also depends on pressure. It depends on volume. प्रेशर अगर बदला तो आप बोलोगे सर जैसे हम लोगों ने QP QV का रिलेशन देखा था ना हम लोगों ने, नॉट QP QV तो जनरली आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो, उस आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डेल्टा V टर्म क्या था? याद है ना टर्म को? अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है उस वक्त वॉल्यूम चेंज जीरो है। वॉल्यूम चेंज अगर जीरो रहेगा तो P डेल्टा V टर्म क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज ओनली यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर क्या हुआ था? मैंने बोला था एट अ कांस्टेंट प्रेशर, देखो मैं लिखा था क्या? QP इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। लेकिन वही अगर आप बोलोगे सर दैट इज, मतलब अगर इस इक्वेशन को लिखो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है ना, माइनस W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, तो माइनस W इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। इक्वेशन बराबर है। तो QP इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, लेकिन QV इक्वल टू डेल्टा U P डेल्टा V क्या रहेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। समझ रहे ना? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी आती है सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, तो और कांस्टेंट प्रेशर ये वैल्यू अलग अलग रहेगी। मतलब it depends on temperature, it depends on allotropic form, it depends on state of reactant। स्टेट समझ लेना, प्रोडक्ट की स्टेट बदल गई तो एनर्जी अलग अलग मिलेगी। वाटर ही फॉर्म हो रहा है लेकिन वाटर सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग स्टेट में एनर्जी अलग मिलेगी। अगर आप बोलोगे रिएक्टेंट की स्टेट अलग अलग है, प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा है, तो भी एनर्जी अलग मिलेगी। टेम्परेचर डिफरेंट है, हीट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट, प्रेशर वॉल्यूम में आप है। उसके बाद आप बोलोगे एलोट्रोपिक फॉर्म। अगर आप बोलोगे सर रेड फास्फोरस है और येलो फास्फोरस है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एट द सेम टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स लिबरेटेड इज आल्सो डिफरेंट। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन एलोट्रोपिक फॉर्म। कोल, कोक, ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरान क्या है? सभी एलोट्रॉप्स है। क्या सभी की एनर्जी सेम है? नहीं। फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस, येलो फास्फोरस, they may having the different at the same time allotropic form is different at the same time energy is also different। these are set of the factors ठीक है। उसके बाद ये सब ठीक है, तो ये सभी टर्म्स को आप कंसीडर करेंगे। अब हम लोग कुछ समय के बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग देंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इक्वेशंस क्या होंगे और उसके न्यूमेरिकल क्या होंगे उसको देखेंगे। तो आगे का पार्ट
वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी इक्वेशन आप पढ़ के रखें, बाकी उसके आगे वाला पढ़ के रखें। नेक्स्ट अपन लोग के पास, ठीक है।